अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अलबीना और आप देखें प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इकॉनमी के हवाले से। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में हम इकॉनमी के ऊपर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क में इकॉनमी की सूरत हाल को देखते हुए, मद्देनज़र देखते हुए जो अपोजिशन जमातें हैं वो हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बना रही हैं कॉन्स्टेंटली। डॉलर की अगर हम बात करें, डॉलर की ऊँची उड़ान एक बार फिर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। ओपन मार्केट में डॉलर 2.25 रुपये महंगा, जिसके बाद डॉलर की कदर 146 रुपये 25 पैसे हो चुकी है। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद मुल्क भर में एमनेस्टी स्कीम का नफाज भी हो चुका है और वाज़ेह रहे कि ये वही एमनेस्टी स्कीम है जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान का कबल अज़ हुकूमत जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था इसके ऊपर। ये भी कहा जा रहा था बहुत सारे एनालिस्ट की जानिब से कि एमनेस्टी स्कीम जो है एक तरीका कार है लुटेरों के पैसे को, जो ब्लैक मनी है, काला धन है, उसको सफ़ेद करने का एक तरीका कार है। लेकिन उसमें जो एनालिस्ट है वो ये कह रहे थे कि अगर एमनेस्टी स्कीम को प्रॉपर तरीके से जो है इंट्रोड्यूस किया जाए और जो लूप होल्स इसमें मौजूद हैं उस लूप होल्स को ख़त्म किया जाए तो एमनेस्टी स्कीम जो है बहुत बेहतर और मुफीद साबित हो सकती है किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिहाज से। तो सवाल मैं अपने एनालिस्ट से भी करूंगी और अपने पैनल से भी करूंगी आज के प्रोग्राम में कि क्या ये जो रिसेंटली जो एक एमनेस्टी स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है, क्या ये पुरानी एमनेस्टी स्कीम से डिफरेंट है? क्या ये लूप होल्स को ख़त्म कर पाई है या ये सेम वही एमनेस्टी स्कीम है जो एक रिवायती अंदाज में हम लोगों ने हर दफ़ा देखा और हर बार इसको जो पावरफुल लोग हैं उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया? जायदादों और असासों की बात करें हम तो जायदादों या असासों से मुतालिक अदालतों में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर स्कीम का इतलाक नहीं होगा और साथ ही साथ पार्लियामेंट में नई सड़कों पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का आज ये भी कहना था कि ये एमनेस्टी स्कीम जो है कोई नई नहीं है और ये बिल्कुल वैसी एमनेस्टी स्कीम है जो आज से पहले इंट्रोड्यूस होती आई रही है। इसके अलावा और भी मुल्की सिनारियों के ऊपर हम बात करेंगे। अपने पैनल को यहाँ पर डिस्कस करती चलूँ तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर सरदार नज़ाकत अली साहब पीपल्स पार्टी से, उनके साथ मौजूद हैं शुजा हैदर साहब और हमें पीटीआई से भी रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम साहब। सरदार नज़ाकत अली, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या कहेंगे आप इस एमनेस्टी स्कीम के ओवरऑल सिनेरियो के ऊपर कि जैसे आपकी पार्टी से ही अगर हम साबिक सदर की बात कर लें आसिफ अली जरदारी साहब की, वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सिमिलर एमनेस्टी स्कीम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का स्टांस ये आया है कि हम जो है लूप होल्स को ख़त्म करके और इकॉनमी में लेकर आना चाहते हैं तमाम तर चीज़ों को। इस पर क्या कहेंगे? अच्छा देखें, एमनेस्टी स्कीम जो होती हैं वो पूरी दुनिया में इस तरह की स्कीम दी जाती हैं। अगर आप पूरी दुनिया की इकॉनमी को स्टडी करें तो बहुत सारे मुल्क इस तरह की स्कीम देते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की, उन्होंने जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने जब पिछली दफ़ा एमनेस्टी स्कीम दी तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब ने जितनी बढ़के मारी और जितना झूठ बोला, आज मेरे ख्याल में उनको अपना थूका हुआ चाटना पड़ रहा है कि उन्होंने कहा था कि मैं सिर्फ एमनेस्टी स्कीम, एक मिनट बात कंप्लीट देखें, उसमें वो कह रहे हैं कि जो लूप होल्स हैं वो एड्रेस नहीं, लूप होल्स ये तो खैर कोई ऐसी मतलब त्रोड़ मरोड़ के बात करने वाली है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप अगर पूरी उठा के देख लें उनकी पॉलिसी, उसमें और मियां नवाज शरीफ साहब की एमनेस्टी स्कीम में कोई फर्क नहीं है। बुनियादी चीज़ ये है कि देखें, जो वो कह रहे थे कि मनी लॉन्डर जो है उनको हम एमनेस्टी नहीं देंगे, सरकारी जो ऑफिसर्स हैं या उनकी फैमिलीज हैं उनको एमनेस्टी नहीं देंगे, ये नवाज शरीफ साहब की उसमें भी था और इसमें भी है, ठीक है, इसमें कोई ऐसी लेकिन इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी पिछली दफ़ा जब एमनेस्टी स्कीम आई तो इमरान खान साहब ने कहा कि लोगों को वार्न किया कि आपने एमनेस्टी स्कीम नहीं लेनी, अगर आप लेंगे तो दोबारा जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं इन लोगों से ट्रायल करूंगा, इन लोगों को कानून के कटहरे में ले आऊंगा। लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह बाकी चीज़ों के ऊपर यू टर्न लिया है, एमनेस्टी स्कीम के ऊपर भी यू टर्न लिया है, मैं समझ रहा हूँ बड़े शर्म की बात है इमरान खान साहब के लिए। देखिए, ये बात अच्छी या बुरी की बात नहीं है, लेकिन जो इमरान खान साहब कहते थे, जिस तरह इमरान खान साहब ने लोगों को मोटिवेट किया, जिस तरह लोगों के एक ज़हन को बनाया था इमरान खान ने कि हम लोग किसी सूरत में एमनेस्टी को कबूल नहीं करेंगे, लेकिन आपने देखा कि एलिमा खान ने भी उसी एमनेस्टी स्कीम से फायदा उठाया। स्प्लिट सेकंड साइड पे रख दें उस स्टेटमेंट को या उनकी उस अपोज करने के एक स्टेटमेंट को, वर्डिक्ट को, लेकिन इस वक्त मेरा आपसे सवाल ये है कि आप इसको खुशाइन देखते हैं? क्या वाकई हम इसलिए खुशाइन नहीं देख सक रहे हैं कि अब ये अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने कल अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए एमनेस्टी स्कीम दी है तो आज इमरान खान साहब और उसके
हवारी जितने हैं वो सारे अपनी अपनी टीम को, अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए स्कीम लेके आ रहे हैं। मेरे ख्याल में इस तरह की स्कीमों से इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होने वाला। आप जितने इकोनॉमिस्ट हैं, जितने कॉलम आप पढ़ लें, जितने आज अखबारात उठा के देख लें, तमाम लोगों ने इस पे क्रिटिसाइज किया है कि जी इस तरह की एमनेस्टी स्कीम से कोई मुल्क के ऊपर कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरी तरह इकोनॉमी की सिचुएशन ये है, हमारी मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं, आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमने तो एक प्रॉपर तरीके से हमने लोगों को मोटिवेट नहीं किया था। कल इमरान खान साहब ने इसी तरह लोगों को इस पे बदजन किया था, इससे दूर रहने की हिदायत की थी, लेकिन आज खुद इमरान खान साहब अपने लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए अपना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके लोगों का। हमने ये नहीं कहा था, सुन लेना, हमने ये नहीं कहा था कि कोई एमनेस्टी स्कीम गलत है। मैं एडमिट कर रहा हूं कि पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कुछ ना कुछ सहारा देने के लिए करते हैं। अच्छा। लेकिन जिस सर्कमस्टांसेस में इमरान खान साहब करना जा रहे हैं, इसमें इकोनॉमी को कोई फायदा नहीं होने वाला। आप डॉलर की प्राइसेस, आपने खुद अपने इंट्रो में कहा कि 146.25 पैसा पर डॉलर हमारी रेट हो चुका है, तो फिर इसमें कौन सी एमनेस्टी स्कीम काम करेगी? मुझे लग रहा है कि इमरान खान साहब अपनी हुकूमत को खत्म करने की तरफ लेके जा रहे हैं पूरी इकोनॉमी को। चलिए, मैं ये आप दोबारा आपकी जानिब आऊंगी, थोड़ा इस पे आपसे और डिटेल गुफ्तगू करूंगी। शुजा साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं इकोनॉमी के ऊपर बात करने वाले, उन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले ये भी कहा था, जब कुछ अर्सा पहले नहीं बल्कि जो लास्ट हुकूमत थी उसके दौर में उन्होंने कहा था इकोनॉमिस्ट ने कि इसहाक डार की जो पॉलिसीज़ हैं वो नए आने वाले वज़ीर ख़जाना को बहुत ज़्यादा तबाह कर देंगी, बहुत तकलीफ में डाल देंगी। तो क्या वो स्ट्रैटेजीज जो ली जा रही थी उसके ऊपर अपोजिशन को कोई कड़ी तनकीद करने का कोई वो अंदाज़ा नहीं था कि क्या वो उनकी पॉलिसीज़ को उठा के करे, या इररेलेवेंट चीज़ों के ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया जिस वजह से ये तमाम तर सूरत हाल आज देखने को मिल रही है? आर्टिफिशियल करेंसी कंट्रोल हुआ और बार बार लोन्स और डेवलपमेंट बैंक्स फर्दर और जगहों पर गए। तो क्या ये सारे फैक्टर्स की वजह से आज ये हाल है, या फिर अपोजिशन ने उस वक्त अपना ठीक जगह पे किरदार अदा नहीं किया और गलत जगह पे किया? शुक्रिया अलवीना। पहले तो मैं बात ये कहूँगा कि इररेलेवेंट बातचीत सिर्फ आज ही नहीं हो रही जी। ये हम अरसे से देखते आ रहे हैं कि पार्लियामेंट में आवाम के मसाइल पे कोई गुफ्तगू नहीं हो रही। कोई इस बात पे बहस कर रहा है कि जनाब ट्रैक्टर ट्रॉली क्यों कह दिया, कोई इस बात पे बहस कर रहा है कि जनाब बिलावल को साहिबा क्यों कह दिया। मसाइल बिल्कुल यही सवाल थे मेरे आज से पहले ऑपोजिशन से मेरे यही सवाल थे काफ़ी सारे रिप्रेजेंटेटिव से कि क्यों आप लोग क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करते हैं, हेल्दी क्रिटिसिज्म क्यों नहीं करते? इससे यही अंदाज़ा होता है कि हमारे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग हैं वो आवाम के मसाइल को हल करने के बारे में कितने संजीदा हैं। मसला ये नहीं है कि इमरान खान ने बिलावल साहब को बिलावल साहिबा कह दिया, मसला ये नहीं है कि फ़लाँ साहिबा को ट्रैक्टर ट्राली कह दिया। मसला ये है कि सिंध के सरकारी गोदाम में से 20 अरब रुपए की गंदम चोरी हो गई, उस गंदम की बोरियों में से मट्टी निकली जी। अच्छा अलवीना, सिचुएशन ये है कि उसका ड्रॉप सीन भी बता दें आप। अच्छा वो आप बताइएगा। मईशत की सूरत हाल इस वक्त ये है, आवाम जितना मईशत की सूरत हाल को संगीन समझ रही उससे कहीं ज़्यादा सूरत हाल संगीन है, और ये आज के इमरान खान की हुकूमत के फ़ैसले से कुछ अंदाज़ा हो गया होगा लोगों को, या हो जाना चाहिए कि मईशत इस वक्त किस हाल में है। इमरान खान जो कि ये कह के आए थे कि मैं चोरों का हिसाब लूँगा, मैं लुटेरों से हिसाब लूँगा, मैं कौम की एक एक पाई दिलाऊँगा, आज इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक ऐलान किया है कि जनाब आपने जो कुछ भी लूटा है, जो कुछ भी खसूटा है इस मुल्क को, जिस तरीके से भी आपने किया है, वो आप 4% या 2% दें और आप बिल्कुल दूध के धुले हुए जी। तो ये सही स्ट्रैटेजी है? देखिए हर हुकूमत ये सूरत हाल तो ये लेके आती है, ये पॉलिसी लेके आती है कि शायद इससे मुल्क में पैसा आ जाएगा, लेकिन इससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सारे लुटेरों को, चोरों को जाता है कि हुकूमत अब कमज़ोर हो गई है, हुकूमत घुटने टेक रही है जी। तो इमरान खान जिस मोटिवेशन के साथ मैदान में उतरे थे जी, आज वो लग रहा है कि बैकफुट पे खेल रहे हैं। ठीक है शुजा हैदर साहब, मुझे आपसे इस सिनेरियो के ऊपर और भी गुफ्तगू करनी है, लेकिन मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखते हैं। स्टे विद अस ऑन इनसाइड न्यूज़।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे एमनेस्टी स्कीम के हवाले से, कुछ इकॉनमी के ऊपर भी हमने बात की और शुजा हैदर साहब जो है हमें ब्रीफ कर रहे थे ओवरऑल सिनेरियो के हवाले से कि क्या पर्सपेक्टिव जो है माना जाता था एमनेस्टी स्कीम का और अब इस वक्त करंट सिनेरियो क्या है। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सरबुलंद खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको भी प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। शुजा हैदर साहब, जो सवाल मैं आपकी जानिब छोड़ कर गई थी जिस पर आप गुफ्तगू कर रहे थे, मैं उसमें थोड़ा एक और सवाल ऐड करना चाहूँगी, आप कंटिन्यू कीजिएगा उसको। चोरों लुटेरे जो हैं सारे, इनका जो पैसा इकट्ठा करना है, ये कौन सी स्ट्रैटेजी है जिससे हम ये इकट्ठा कर सकते हैं? क्योंकि प्रोसीडिंग्स तो उनके ऊपर नैब की चल रही है कॉन्स्टेंटली, वो जो नैब की प्रोसीडिंग्स हैं उनको कहा जा रहा है कि ये इंतकामी कार्रवाई हो रही है। दूसरी जानिब एमनेस्टी स्कीम को इंट्रोड्यूस कराया गया कि ताकि जो पहले से एक परसेप्शन था काला धन, उसको सफ़ेद करना, उसको भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। क्या कोई और ऐसी स्ट्रैटेजी है कि इनको ओवरऑल सिस्टम में लेके आया जा सके? देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि इमरान खान जिस वक्त आए थे तो ये नारा मार के आए थे कि जनाब हम हर सूरत में चोरों से पैसा वापस दिलवाएंगे। अपोजिशन में बैठ के आप जब टेबल के दूसरी तरफ बैठे होते हैं तो उस वक्त तस्वीर कुछ और होती है, जब आप तस्वीर की इस तरफ आते हैं तो आपको रियलिटीज़ का अंदाज़ा होता है। अब इमरान खान को भी नज़र आ रहा है कि पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है जी, ठीक है। अच्छा, वो जो मुकदमात चल रहे हैं वो हमारा जस्टिस सिस्टम को मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करूंगा, लेकिन जो भी वो फैसले कर रहे हैं वो भी अपने कानून में के उसमें हदूद में रहते हुए फैसले कर रहे हैं, लेकिन उन फैसलों से आवाम में मायूसी। सरदार साहब ने मेरे एक प्रोग्राम में काफ़ी डिटेल जो हमारे जुडिशल सिस्टम है उसके ऊपर उन्होंने कॉन्वर्जेशन की थी। मैं ये सोच रही थी कोई कंटेम्प्ट का नोटिस ना आ जाए मुझे और सरदार साहब को, लेकिन दो दफा कंटेम्प्ट लगी भी है, लेकिन बहुत उनका एक सच था वो जो बात हमारे जो मैं ये बिल्कुल जैसे भाईजान ने कहा, शुजा साहब ने, मैं एडमिट करता हूँ कि पाकिस्तान का हमारे जुडिशल सिस्टम में बहुत सारी रिफॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो साबिक जो चीफ जस्टिस साहिबान थे, बिलखुसूस इफ्तिखार चौधरी और साकिब नसार, वो तो सियासत करते रहे और आज देखें ना, इसका प्रूफ देखें। कल हम कहते थे इन दोनों के लिए कि ये सियासी जज हैं, तो आज साकिब नसार सारे पीटीआई के लोगों के साथ बैठ के प्रोग्राम करते फिर रहे। तो जिस तरह अगर ये इस तरह सियासत करेंगे तो ये जुडिशरी का लिबादा ओढ़ के हमारे जो चीफ जस्टिस साहिबान सियासत करते रहे, इस वजह से पाकिस्तान का, दो चीफ जस्टिस साहिबान की वजह से पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम तबाही के दाने पे पहुंचा है, साकिब नसार और इफ्तिखार चौधरी की वजह से। शुजा साहब, अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी सेल की इस वक्त की, या फिर नैब की बात कर लें, कुछ जो है ऑर्डिनेंसेस भी आए, कुछ ऐसी जो है एक्ट्स आए कि अगर कोई विसल ब्लोअर है या कोई किसी करप्शन हो रही है किसी इदारे में, उसको बेनकाब कर रहा है, तो उसके ऊपर इनाम रखा गया था 97 के एरा में। और फिर जो आमिर एहसन खान साहब, इन्होंने इसके ऊपर जो है काम भी किया। वो नेशनल फाइबर्स के लिए काम करते थे, शॉन ग्रुप के अंडर थी ये कंपनी, और उन्होंने बोगस बिल्स पर साइन करने से इनकार कर दिया था। तो उनका जो बनता था, एक मनी प्राइस बनता था, वो उनको 10% मिलना था, लेकिन वो 10% कोई और खा गया, पता नहीं क्या हुआ, या उनको पता नहीं मिला नहीं, क्या सिनेरियो था। हालांकि अखबारात में इश्तहारात भी लगते आए। तो आपको नहीं लगता कि उनको 22 साल बाद अब उनका हक मिल जाना चाहिए? क्योंकि कोर्ट भी कहती है कि व्हेन जस्टिस इज डिलेड इट्स जस्ट एक्चुअली डिनाइड। दूसरी बात यह है कि जब हम ऐसे प्रेसिडेंट सेट करेंगे तो लोगों को भी डर लगेगा कि करप्शन ना करें, कल को कोई हमारे खिलाफ उठकर एहतसाब सेल में ना चला जाए, कभी कोई हमारे ऊपर FIR ना लॉन्च करा दे, कोई कोर्ट ना चला जाए। तो ऐसी प्रैक्टिसेस अगर हमारे मुल्क में अच्छी हो रही थी, उसको क्यों हमने ऑन नहीं किया? क्या ये एहतसाब सेल की कमजोरी थी उस वक्त की? क्या ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, या क्या हो सकता है? देखिए अलवीना, मसला किसी एक इदारे का नहीं है। मसला, जैसा कि मैं पिछली दफ़ा कह चुका हूँ कि हर इदारे में जो है ना, वो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा वो वाला हिसाब है कि इस वक्त आप आवाम का जो है वो बिल्कुल एतमाद उठ गया है तमाम इदारों पर से। सिर्फ हमारे पास कोई अच्छी खबर कहीं से नहीं आ रही। सिर्फ एक अच्छी खबर ये है कि इमरान खान और हमारी फौज के जो सरबराह हैं वो एक पेज पर हैं। जी, ये क्या अच्छी खबर है? ये अच्छी खबर है, इसको तो क्रिटिसाइज ना करें। आपकी जाने इसमें इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्राइम मिनिस्टर के नीचे होता है, तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्राइम मिनिस्टर के नीचे होता है, तो उसमें एक पेज पे तो ये हमारे मुल्क में एक फैशन बना हुआ है। नहीं सर, ये अच्छी बात है ना, स्टेट के इदारे अपने डोमेन में काम करें, एक साथ लड़ें। बल्कि ये कोई अच्छी, ये होना ही एक पेज पे चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। अब मैं फिर आपको जाऊंगा कि बगदाद में जिस वक्त चंगेज़ खान का पोता हलाकू खान पेशकदमी कर रहा था, उस वक्त बगदाद में तो उलमा बैठे हुए इस बात पर बहस कर रहे थे कि कौवा खाना हलाल है या कौवा हराम है।
तो इस वक्त बिल्कुल सूरत हाल ये है कि हम सियासतदान या पार्लियामेंट्स में बैठे हुए लोग आपस में एक दूसरे की टांगें घसीट रहे हैं। इस वक्त खित्ते की सूरत हाल ये है कि अमेरिका, चीन, ईरान, भारत सब अपने मफादात के चक्कर में सऊदीया को ले लें। आप चारों तरफ से पाकिस्तान खतरात में घिरा हुआ है। ठीक है। और दहशतगर्दी आप देख रही हैं, कोयटा के वाक़यात देख लें, आप गवादर का वाक़यात देख लें। इसमें सिर्फ एक इदारा पॉजिटिव सोच के साथ हमें फ़ख्र करना चाहिए कि ISI जो है हमारी दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है। ठीक है। वो इन हालात से बचाने की इस कश्ती की कोशिश कर रही है। इस कश्ती में इतने सुराख हैं कि इमरान खान हर सुराख को कहाँ रोक पाएंगे। अल्लाह करे ये कश्ती बच जाए। ठीक है, इंशाल्लाह। सर बुलंद खान साहब, आप क्या कहेंगे डॉलर की प्राइसेस के ऊपर? हमने गुफ्तगू की कि डॉलर जो है एक बार फिर ऊंची उड़ान भर रहा है और हिस्ट्री में आज से पहले डॉलर कभी इतनी हाई प्राइसेस पर नहीं गया, चाहे जो भी फैक्टर्स हो इसके। ओपन मार्केट में डॉलर 2.25 रुपए महंगा हो चुका है, जिसके बाद डॉलर की कदर 146 रुपए 25 पैसे हो चुकी है। ये सारा रिसेंट सिनेरियो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके शायद आपके नॉलेज पूरी नहीं है इस हवाले से। 2 रुपए फिर कम भी हुआ है, 44 रुपए पे रुका है। ठीक है जी। तो ये ओपन मार्केट का मैं ओपन मार्केट की बात करूं, वापस 44 पे गए मेरे भाई। आप स्टेटिस्टिक आप देख लें, मैं गलत आपको कोट नहीं कर रहा। कितने घंटे पहले की आप बता रहे हैं? लास्ट जब शाम को, यानी कि जब क्लोज हो रहा था, क्लोजिंग टाइम पे हुआ है। और ये इसलिए हुआ है कि जब IMF के साथ हमारे साथ तमाम मामलात हुए, तो जो डॉलर को डील करने वाले लोग हैं ये समझे कि डॉलर आप चढ़ेगा, तो उन्होंने डॉलर खरीदना शुरू किया, जिस वजह से शॉर्टेज हुई। और शॉर्टेज की वजह से फिर हमने इसको कवर किया और 2-2.5 रुपए वापस उसी जगह पे है जहाँ पर खड़ा था। उसके अलावा जो सारी बात हमारे भाई कर रहे हैं, देखिए जी, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है पाकिस्तान के, ये पाकिस्तानी है, ये आइन और कानून के तहत काम कर रहे हैं। वजीर आजम जो भी हो, इमरान खान साहब हो या कोई भी पार्टी, किसी पार्टी का हो, लेकिन फौज का उसके साथ होना, जुडिशरी जो अपना काम कर रही है आज़ादाना तौर पे, नेब अपना काम कर रही है, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी 3-4 अदवार गुजार चुकी है, अपने दौर में कहीं ना कहीं वो इस रिफॉर्म्स लेकर आती है ना। देखिए, हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कानून साजी करना। जज साहिबान ने कहीं सेमिनार्स के अंदर ये बात बरमला कही है कि कानून साजी हमारा काम नहीं है। तो कानून साजी क्यों नहीं करते हैं आप लोग सारे? जो पार्लियामेंटेरियन जो आप लोग सारे ऐवान में बैठे हुए लोग हैं, इसी तरफ पुराने कानून में आ रहा हूं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। शुजा भाई को मैं सेकंड कर रहा हूँ इस चीज में कि भाई जरूरत हमें इस बात की है कि तमाम मुल्की इदारे एक पेज पर इस तरीके से हो कि मुल्क को आगे लेके जाना है, ताकि गरीब आवाम को इंसाफ भी मिल सके, आसानी के साथ सस्ता इंसाफ जिसे कहा जाता है। और तमाम इदारों के जो समरात हैं, जिस इदारे जिस काम के लिए खड़े कर दिए गए हैं, जो काम उनके जिम्मे हैं, वो पूरे तरीके से कर सके। असल चीज है जो है वो ये। सर बुलंद, मैंने ऐसे पॉलिटिशियन से बात की है, ऑफ एयर मैंने ऐसे पॉलिटिशियन से बात की है जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं। वो कहते हैं, उनसे जब मैं ये सवाल करती हूँ कि आप लोग फ़ौरन उंगली उठाते हैं कोर्ट्स के ऊपर और आप कहते हैं कि ये सिस्टम वहाँ से कमज़ोर है, ख़राब है, लेजिस्लेचर्स तो आप लोग हैं, आप लोग लेजिस्लेशन क्यों नहीं बनाते हैं? आप लोग को हक है, आप लोग बेहतर करें कानून को, कवानीन को। तो उस पर वो कहते हैं कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत एक इख्तियार है वो कर लेते हैं, लेकिन वो भी इतने काम होते हैं हम लेजिस्लेचर्स को कि हम लोग को जो है, हम लोग के पास टाइम नहीं होता है लेजिस्लेशन करने। तो ये यानी उनकी भी रियलिटी उनकी ये उन्होंने ये बताया। उसकी वजह है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो बदकिस्मती है, मैं ये नहीं कहता कि मैं किसी पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि 70-72 सालों में हमें सही लीडरशिप नहीं मिली है। अब हमारे सामने वो लीडरशिप आई है, और जो लीडरशिप आई है ना, तो अब ये है कि इतने मसाइल हैं, किश्ती में इतने सुराख है कि अगर एक सुराख बंद करो तो दूसरा बंद करो तीसरा। तो हम लगे हुए हैं, हमारी विल है, हमारी टीम काम कर रही है। क्राइसिस है, हर मुल्क में आता है, लीडरशिप उभर के क्राइसिस में से आती है। आप देखेंगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत अच्छा ब्राइट है, और इंशाअल्लाह ताला इसमें देखिए एक बात शुजा भाई ने भी कि आपने बड़ी अच्छी बात की कि तमाम दुनिया के ममालिक अपने गोल अचीव कर रहे हैं और हम अपने आपस के झगड़े से नहीं निकल पा रहे हैं। तो झगड़ों से निकल पाके हमें आगे जाना चाहिए, और पार्टी के अंदर के जो लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं पार्टीज के अंदर, पीपल्स पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, नून में भी अच्छे लोग हैं, दीगर जमातों में अच्छे लोग हैं, वो अपनी लीडरशिप को अगर गलत कर रहे हैं तो वो उसको रोकें, उस आवाज़ उठाएं। हमारी पार्टी के अंदर पूरी आज़ादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कि जहाँ भी गलत होते हैं, खान साहब भी गलत करते हैं तो हम आवाज़ उठाते हैं, उनको ये बताते हैं, और कई फैसले खान साहब ने हमारे कहने पे वापस किए हैं। तो ये बहुत जमहूरियत की अच्छी मिसाल हमारी पार्टी में भी है, और ये मैं चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी नून में और दीगर जमातों में भी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल के हवाले से क्या कहेंगे आप? एमनेस्टी स्कीम को अपोजिशन की जानिब से बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्योंकि जब आप लोग उस तरफ मैं समझ गया, मैं आपकी आपने जो सवाल किया उसमें मैं सब टोटल समझ गया।
देखिए जी, जब ये एमनेस्टी ला रहे थे तो हमें इतराज था जी, हमने किया था। जी। अब हम ला रहे हैं तो इनको इतराज है। जी। यानी कि ये तो पॉलिटिकल गेम है ना। मैं यही नज़ाकत से पूछ रही थी कि नज़ाकत फिर भाई को यही मतलब कह रहा हूं क्या मसला था कि कि आप लोगों ने भी मतलब गलत हमने किया? किया तो वो बुरा, आपने किया तो वो अच्छा, वो तो नहीं हो सकता। लेकिन बुनियादी हम तौर आपके एक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। हम आपके एक्ट जो एक्ट था, मैं बता रहा हूँ बुनियादी तौर पे मसला क्या है। मसला ये है कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो अब तक अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाया। अब जो हम ये स्कीम ला रहे हैं, इसके साथ हम इनको वार्न भी कर रहे हैं कि अगर इन्होंने इस मौके से फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर अगला स्टेप बड़ा सख्त फिर होगा। दूसरे जून जुलाई में फिर दोबारा दूसरी एमनेस्टी आ कोई नहीं, अब अगर होगा तो बड़ा सख्त होगा, ये बिल्कुल क्लियर बात है। और कोई हम इसमें दो राय नहीं रखते कि आज मुल्क का जो पैसा है टैक्स नेट में जो गरीब इनडायरेक्ट दे रहा है, डायरेक्ट होना चाहिए। सरबुलंद बहुत सारे एनालिस्ट ने ये भी कहा था कि जो एमनेस्टी स्कीम बार बार आती है, ये कोई पहली मर्तबा नहीं आई, तो इसमें लूप होल्स हैं बहुत सारे, उन लूप होल्स को एड्रेस होना चाहिए। आप लोगों ने क्या इसमें कोई ऐसी चेंजेस किए हैं? क्योंकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल वैसी है जैसी पुरानी एमनेस्टी स्कीम्स होती थी। एमनेस्टी तो एमनेस्टी होती है, लेकिन ये आप समझ कुछ रिफॉर्म्स के साथ भी तो आ सकते हैं ना, के साथ है। आप उसके टोटल अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें सब चीज़ों को वाजे किया गया। और ये हमने कोशिश की है कि हमने जो लोग टैक्स से छुप रहे हैं, हमने उनको एक मौका दिया है कि वो टैक्स के इस दायरे के अंदर आ जाएं। और हमने शुरू में बड़े आसान शराइत रखे हैं। पहले भी तो यही होता था, देखिए जी, अब ये रिवायत बन रही है ना, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी पैसा रखता है, बेनामी अकाउंट्स रखता है, बेनामी जायदाद रखता है, तो उसकी ये जरूर ख्वाहिश होती है कि जब एमनेस्टी आएगी तो हम करेंगे। तो ये रास्ता देने वाले भी पुरानी जमातें हैं, अगर वो बेहतर करते हैं तो आज उससे आप लोगों ने इनको रास्ता दिखाया, आज वही रास्ते उसी पे चल रहे हैं, तो आप लोग को बुरा लग रहा है। सरबुलंद इतना मासूम आदमी है, मेरे दोस्त भी हैं भाइयों की तरह। एक तो पहली चीज़ मैं इनको ये, आप ज़ाहिर आप एक पॉजिटिव प्रोग्राम की तरफ जा रही हैं। मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मसाइल इतने हैं कि जिस तरह शुजा भाई ने कहा कि असेंबली का माहौल भी कुछ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लोग उसको मजाक समझ रहे हैं असेंबली को। मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इमरान खान की जिम्मेदारी ये बन रही है कि इमरान खान साहब को देखें, करप्शन के केसेस जो चल रहे हैं वो अपनी तरह अब एक चल रहे हैं, एक साइड पे चल रहे हैं, वो इदारे ट्रायल करें, बावजूद इसके कि नैब के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है, वो करें। लेकिन इमरान खान साहब को चाहिए कि पाकिस्तान के जितने स्टेक होल्डर हैं, जितनी पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, जितने एक देखें मुल्क के वसी तर मुफाद के लिए आज पाकिस्तान का गरीब, पाकिस्तान का जो मिडिल क्लास तबका है वो तबाही की तरफ जा रहा है। कमिंग बैक टू द पॉइंट सरदार साहब, जो जायदादें या असासे हैं, जायदादों या असासों से मुतालिक अदालतों में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात पर स्कीम का इतलाक नहीं होगा, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये पॉजिटिव है? देखें, अगर इमरान खान साहब इसको पॉजिटिव करना चाह रहे हैं तो पहले अलीमा खान से शुरू करें, जो एमनेस्टी से उसने ये फ़ायदा उठाया 60 बिलियन का। मैं फिर वही बात करूंगा कि इमरान खान साहब के जो वालिद मोहतरम थे इकरामुल्लाह खान न्याजी साहब, वो 6000 रुपये के मुलाजिम थे। आज उनकी बेटी 60 बिलियन की, देखें उसको, तो ये तो फिर यही स्टैंड मरियम नवाज भी ले रही हैं, यही बाकी लोग भी ले रहे हैं। सुन लेना, अगर वो बात करेंगे तो फिर 40 और 50 की दाई में, 1940 और 50 की दाई में मियां नवाज शरीफ साहब के पास भी पैसे थे, जुल्फकार अली भुट्टो के पास भी थे। आपने ये बात की ना, मैं आपसे ये सवाल करूंगी, जैसे आप कह रहे हैं वो भी एंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन है, तो उनसे सवाल फिर यही बनता है। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर एक बंदा अपना कंप्लीट मनी ट्रेल दे रहा है वो अलग, दूसरा बंदा वो ये कह रहा है कि बाहर से जो आने वाला पैसा है, you're nobody, you're no one to ask, क्योंकि वो रेमिटेंस मुकम्मल होने इनके जितने एक्ट हैं सरदार साहब, आपको फिर समझ आ जाएगी कि मेरा क्या इसके पीछे क्या वो है बेसिक रीजन पूछने का। जो राना सनाउल्लाह साहब है वो कहते हैं कि आप लोगों को कोई हक नहीं है पूछने का, इवन अगर अंडर प्रोसीडिंग्स आपका केस चल रहा है तो वो कह रहे हैं कोई हक नहीं किसी को पूछने का कि रेमिटेंसेस कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान में रेमिटेंसेस आ रही है, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है। नंबर 1, ठीक है, फायदा हो रहा है रेमिटेंसेस आने का। नंबर 2, क्या ये कोई ब्लैक मनी है या आपको कोई इररेलेवेंट कहीं इधर उधर से कोई हुंडी के जरिए कोई पैसा वापस भेज रहा है, क्या है आखिर, आप क्यों नहीं बता रहे? इमरान खान साहब की जितनी टॉक शोज या जितनी स्पीचेस सुन लेना, तो वो ये कह रहे थे कि जो पाकिस्तानी फॉरेन में हैं उनसे मेरी बात हो गई है। उन्होंने अमेरिकन एक बिजनेसमैन का अमित मीर के प्रोग्राम में कोट किया था कि वो शायद 10-12 अरब डॉलर पाकिस्तान लेके आएगा। तो पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं
आज मैं समझ रहा हूँ कि नैब गर्दी पाकिस्तान में इतनी ज्यादा है कि अगर आप थोड़ी सी भी ट्रांजैक्शन कोई करता है, अगर फॉरेनर हमारे पाकिस्तान जो पाकिस्तानी नैब गर्दी है क्या, वो सर? नैब आप लोग गर्दी सब बात करते हैं, बताओ नैब जरा। गर्दी ये है कि वो पिक एंड चूज की पॉलिसी के ऊपर अमल पैरा है। आज मैं 10 नाम आपको दे देता हूँ जो तहरीक इंसाफ के अंदर बैठे हुए, लेकिन उनसे कोई नहीं पूछ रहा, उनसे कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन अगर सिर्फ विक्टिमाइज करवाने के लिए सिर्फ विक्टिमाइज करना, हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 5 साल हुकूमत में एक केस बता दें कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी अपोजिशन की जमात के ऊपर किया, एक केस आप मिसाल नहीं दे सकती। लेकिन मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ 2 ऐसी सियासी जमातें जो इदारों के पीछे छुप के हमेशा सियासत कर रही हैं। हम मियां नवाज शरीफ को भी, तो ये दोनों जमातें तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूं, दोनों इदारों के पीछे छुप के सियासत कर रहे हैं और दोनों इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जाती मफादात के लिए। आज इसकी मैं मिसाल देता हूं कि 10 ऐसे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, सबसे बड़ा बेनामी अकाउंट का बेनिफिशियरी जहांगीर तरीन है। आज कोई उससे पूछता है? हमारी लीडरशिप के ऊपर 30 36 केस बना रही है नैब के ऊपर, लेकिन शर्म नहीं आती नैब के चेयरमैन को 1 मिनट के लिए कि वो तहरीक इंसाफ के अंदर जो नैब के चेयरमैन को मैं मुखातिब करके कह रहा हूं कि उसको शर्म आनी चाहिए कि तहरीक इंसाफ के मैं 10-15 नामों की आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूं जिनके ऊपर रेफरेंसेस दायर हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि उनको पूछे। ठीक है, मैं ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रखूंगी। स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ओवरऑल जो सिनेरियो इसके ऊपर कि इस वक्त इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से क्या सिनेरियो चल रहा है। और अब मैं शुजा साहब से जानना चाहूँगी कि मुफाहमती गिरोह आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि हुकूमत को टफ टाइम देंगे और मुफाहमती गिरोह के हवाले से भी कुछ बातें करते हैं। ये सारा क्या है, इसके बारे में ज़रा आगाह करें। देखिए जी, आसिफ अली जरदारी हों, नवाज़ शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, जितने भी हमारे बड़े सियासतदान, ये बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। इनको सियासत में आए हुए और सियासत में का खेल खेलते हुए इनको अभी माशाल्लाह इतना टाइम हो गया कि ये बिल्कुल मंझे हुए सियासतदान। सूरत हाल ये है कि देखिए, मैं एमनेस्टी से बात शुरू करता हूँ कि एमनेस्टी स्कीम जो इन्होंने निकाली है, ये एक मैसेज है, सिर्फ ये एक तस्वीर का एक रुख आपको दिखा रहे हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। हुकूमती ख़जाना खाली है, इमरान खान को कहीं से भी पैसा चाहिए, चाहे वो चोर लुटेरे ही वापस कर दें, वो 4% ही दे दें, कहीं से दे दें। मईशत, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, मेरे ख्याल में हंसते होंगे। पीएमएलएन की जानिब से आएगा पैसा, नहीं आएगा? मेरे ख्याल में हंसते होंगे वो जो मैं पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ की बात, नून लीग की बात नहीं कर रहा, जितने भी डाकू या चोर हैं जो जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है। कहते हैं कि जरदारी साहब जो हैं वो तो पैसा निकाल लेंगे, लेकिन शरीफ बिरादरान बहुत कंजूस है, उनसे कोई उम्मीद ना। सिस्टम में हमारे इतना लूप होल है, हमें चाहिए कोई सऊदी मॉडल, कोई चाइना मॉडल, कोई ईरान मॉडल, जरूरत है। लेकिन आपको लगता है कि कोई एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि फिर ईगो भी तो आ जाएगी, इतना उन्होंने हुकूमत की है, और वो क्या इस तरीके से अपने आप को अपनी जान छुड़ाएंगे? क्या एक ताकतवर सिस्टम की ज़रूरत है। जैसे मेरे नज़ाकत भाई ने मेरे भी कहा कि जनाब अलीम खान की क्यों नहीं हो रहा, मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ कि जिन लोगों जो पीटीआई के हैं उनके खिलाफ कुछ चार्जेस नहीं हो रहे। इस लोगों को इंसाफ के निज़ाम पर एतमाद नहीं रहा। आप एक शख्स को उठाएंगे, वो कहेंगे उसको देखो। किसकी वजह से नहीं रहा शुजा साहब? ये हुकूमत पीटीआई की तो अभी हमारे मुल्क का चीफ जस्टिस इंसाफ देने के बजाय डैम बनाना शुरू हो जाएगा, पीटीआई के लिए चंदे करना शुरू हो जाएगा, आप लोगों ने सब इदारों को इंसाफ देगा। अगर लोगों के बेडरूम सोंगना शुरू कर देगा तो फिर इंसाफ कौन देगा? मुझे बताएं तो सही। बात ये है कि जब सिस्टम कमजोर हो जाता है ना, तो हर आदमी शोर करता है। चाइना में कोई क्यों नहीं खड़े होकर कहता कि जनाब आपने इसको क्यों सजा दी, आप ये तो फलाना तो बहुत चीजें डिसिप्लिन में, कंट्रोल में। आप देखें ना, उनका ये जो चाइनीज पूरा एक कितना बड़ा स्कैम पूरा पाकिस्तान में फैल रहा है, उनके एम्बेसडर्स मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि हवा दी जा रही है, ये पूरे एविडेंसेस मौजूद है। एक परमिशन मुझे दे दें कि ये जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, इनको उस दिन भी आप प्रोग्राम में मुझे वो इंटरप्ट कर रही थी। 2 दिन नहीं हुए, ये चौथा महीना लगा हुआ है। ये 4 महीने के अंदर 100 मोटो नहीं लिया। लेकिन वो तो उन्होंने लास्ट में नहीं, शुरू में वो अपनी पब्लिसिटी के लिए इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार डेली बेसिस पे 100 मोटो लेते थे। वो कभी किसी हॉस्पिटल चले जाते थे, कभी किसी के बेडरूम में चले जाते थे, कभी ड्राइंग रूम में चले जाते थे, कभी वो डैम की बातें करते थे, कभी वो रोना शुरू हो जाते थे, कभी हंसना शुरू हो जाते थे। देखिए, कहीं से
कोई ताकतवर आदमी उठेगा। जी अगर चीफ System जस्टिस deliver देखें, नहीं चीफ कर जस्टिस अगर डैम बनाना शुरू हो जाए तो हम इंसाफ किससे लेंगे? क्योंकि पिछले 70 साल से अयूब खान के बाद किसी ने डैम नहीं बनाया, तो कोई तो बनाएगा ना यार। कोई तो बनाएगा ना, कुछ डैम बनाना उसका Anyone काम has to थोड़ी take the lead. है। तो फिर हम मगर जिनका इंसाफ काम- के लिए फिर वापडा आप के लोगों ने चेयरमैन के नहीं पास किया चले ना, जाते सर, आप लोग हैं। काम देखें, ना करते तो डैम वो आपके जिस main डैम काम जिस नहीं डैम है। के लिए आखिरी डैम आपका- जिस डैम के लिए आयुब जना 10 अरब रुपए का चंदा हुआ, 14 अरब रुपए उसके ऊपर पब्लिसिटी पे ऊपर लगे। आप फैक्ट पैसे नहीं लिए मीडिया ने। नहीं किसी मीडिया ने पैसे नहीं लिए। अगर आप सुन लेना, अगर आप उसको कैलकुलेट करें, जी, मैं जी, मैं कैलकुलेशन समझ की गया बात कर आपकी रहा हूँ, बात। मैं अगर कैलकुलेशन की बात कर रहा जी, हूँ, जी। लेकिन डैम बनाना, ये जिस डैम की इमरान खान साहब ने जाके इनोग्रेशन की है, आप पूरे पाकिस्तान के दूसरे दिन के अखबारात उठा लें, ये तमाम फिजिबिलिटी नून लीग ने बनाई थी। देखिए नून लीग का मैं नून लीग से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन चलिए, तमाम feasibility बनाई थी, एक देखिए action तो आया, फंड execution की एलोकेट तरफ किए हुए बढ़े थे, तो- एलविना फंड एलोकेट किए हुए थे, फंड एलोकेट किए हुए थे। मैं सरबुलंद की जानिब आऊँ, फिर आपसे दोबारा गुफ्तगू करती हूँ यहीं से, इसी जगह से। सरबुलंद साहब, आप क्या कहेंगे पार्लियामेंट के हवाले से? पार्लियामेंटेरियंस क्या अपने ही डोमेन में रह के पॉजिटिव काम कर रहे हैं? क्या MPs MNAs तमाम तर लोग अपना रोल अदा कर रहे हैं, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हम देख लें, क्या उनका रोल हो, क्या हुकूमत का रोल हो, क्या सब अपने डोमेन में करेक्टली काम कर रहे हैं? नंबर 1। दूसरा ये कि जरदारी साहब की स्टेटमेंट पर आपसे जानना चाहूँगी, वो कहते हैं पार्लियामेंट में नहीं सड़कों पर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाएंगे। देखिए, जरदारी साहब के बयान के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी की कोई स्ट्रेंथ है कि वो सड़कों पे आए। जरदारी साहब ये जस्ट लाइक एक बयान है और बयानिया ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आवाम को पता है, आवाम बाशऊर है कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या है। ख़जाना खाली है, कोई हमारे पास किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हम बैरूनी मुल्क कर्जा भी ले रहे हैं लोगों से, अपने पड़ोसी ममालिकों से, और मजबूरन हम IMF के पास भी चले गए। तो यह हमारी एक बड़ी बदकिस्मती रही है, और इसका सारा का सारा जो मलबा है 100% जो है हमारे से पहले जितनी हुकूमत थी उनके ऊपर। ये कितना अरसा तक होगा? ठीक ये है, स्टेटमेंट कितने अरसे तक बात जो होगा? मैं कर रहा हूँ, ये जो बात मैं कर रहा हूँ, मुझे एक बात बताएं। सर, आप लोग कभी मुझे बताएं कि अपना कर्जा पूरा उतार के टाइम लिमिट दे दें, टाइम लिमिट दे दें, देखिए, टाइम लिमिट दे दें। से 2013 तक तारीख का सबसे बड़ा कर्जा पीपल्स पार्टी ने लिया, 13 से 18 तक तारीख का सब उनका रिकॉर्ड फिर तो अभी आपने तारीख का सबसे बड़ा ठीक है लिया। जी। अब अभी हमने आपने सिर्फ तारीख का आप ही के कर्जे की अच्छा चलो, ये जो राग है ये कब तक? मेरी सुन लेना, ये सवाल एक तो मुझे वक्त कम मिला है, तो मुझे वक्त आप इंसाफ कीजिएगा, बिल्कुल। और दूसरी बात है मुझे थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए करने दीजिएगा कि जो पैसा हम ले रहे हैं, हम रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं तमाम तर इदारों के अंदर भी, और जो हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज है, हमारे एनर्जी क्राइसिस, इस रमज़ान में देखें कि बहुत सारा लोड शेडिंग हमने बहुत कम कर दिया है। 3-4 हज़ार मेगावाट बिजली हमने शामिल कराई है, जो छोटे छोटे फॉल्ट थे उसको खत्म कराए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें आपको जो पिछले साल की लोड शेडिंग देख लें, अलवीना इस साल की देख लें, बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अब ये मानेंगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि ये 9 महीनों में 1 मेगावाट, अब मुझे एक मिसाल दे, 3000 मेगावाट हमारी शामिल हुई है, 3 मेगावाट शामिल हुई है, तो वो फॉल्ट थे जो ये ठीक नहीं करा सके। थरकोल पावर प्रोजेक्ट की बिजली का क्रेडिट ये ले रहे हैं। हुकूमत तो बात ना करे, इसका तो एक थरकोल की बिजली, थरकोल का ये क्रेडिट ले रहे हैं, नेशनल ग्रिड में शामिल हुई है ना, आपको नहीं पता? अभी इतना इंस्टेंटली आप उसका ये तो पूरा अपना क्रेडिट ले रहे हैं ना, ये क्रेडिट ले रहे हैं। अभी तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इफ्तिताह किया, जो फॉल्ट थे वो खत्म हुए, मैं इसके आपको पूरी डिटेल भेज दूंगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब हमारी एक्सपोर्ट नहीं है, 70 साल या 40 साल, चलो नूर और पीपल्स पार्टी की पार्टनरशिप रही है, 40 साल के अंदर हमारी, मुझे यार 40 साल कह रहा हूँ ना मैं, 70 में से 20 साल निकाल रहा हूँ। के दौर में सबसे ज्यादा वो कर्जा उतार के गए थे, जो पीपल्स मुशर्रफ दो, हालांकि हम अपने लोगों को बेच के दुनिया से डॉलर लेना, अपने लोगों को सेल करके, अपने लोगों को बेच के, मुशर्रफ की हुकूमत को लोग अच्छा याद कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि ये जमहूरी जमात, इसलिए कि ये उसके रेफरेंडम में आवाम के हुकूक की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं होता। पीपल्स पार्टी 10 सालों में कोई 10 बसें नहीं दे सकी हैं, कोई काम इस सूबे में नहीं कर सकी। अगर अच्छा काम करें तो हम क्यों नहीं अप्रिशिएट करेंगे? इस मुल्क को हमने आगे लेके जाना है, इन कर्जों से हमने जान छुड़ानी है, मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करना है। उसके लिए क्या है, हमारी एक्सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, एनर्जी क्राइसिस खत्म होना बहुत जरूरी है। मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए हमें पैसों की जरूरत
जरूरत है, वो पैसा हम कहां से लाएंगे? एमएनएसटी मुल्क से तो लेंगे। एक मुल्क में तो जनरेट नहीं हो रहा। टैक्स नेट आपका इतना बड़ा है नहीं वसी, जिसमें जितने हमारे टैक्स नेट 5,000 अरब रुपए से ऊपर के हमें लोग पे पैसे चाहिए, लेकिन वो हमें 2,500 2,000 में इन्होंने लाके खड़ा कर दिया है। आप मुझे बताएं, हमारा जो इस वक्त हमने देना है वो तकरीबन 4,500 अरब रुपए हमने सिर्फ तनख्वाहों और जो हमारे रोजमर्रा के मामला है उनके लिए देने। तो आप मुझे बताएं, हमारी मजबूरी नहीं होती तो IMF के पास भी नहीं जाते और हम ये कशकोल लेके भी नहीं घूमते जो इनकी वसासत से हम हमारे पास आए। हमने 2014 में कहा था, 17-18 में अरशद शरीफ के प्रोग्राम में हमने ये बात वाजे कर दी थी कि अब इनकी वजह से हमारी जरूरत है, हम IMF के पास जा सकते हैं। चलिए सर जल्दी से वन लाइनर शुजा साहब आप कंक्लूड कर दीजिए। अलविना, बात वही है, सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स होने जा रहा है, ये सिस्टम फेल हो चुका है, ये सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा। कोई मजबूत सिस्टम हमें अडॉप्ट करना होगा, वरना पाकिस्तान फैक्टर्स पीछे के इन्वॉल्व हैं इसमें, सॉरी, या अभी का इस हुकूमत का फेलियर है या पीछे के फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं? जी हाँ, पिछली हुकूमतों से जो सिस्टम चलता चला आ रहा है ना, वो भी इतना बोसीदा हो चुका है। बस वन देखें, जो लोग इमरान खान साहब को ले आए पाकिस्तान के अंदर, आज वो भी परेशान है बेचारे। ठीक है, और मैं समझ रहा हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत फेलियर की तरफ जा रही है। और ये कह रहे हैं ना आसिफ जरदारी साहब का, जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी चाहेंगे उसी दिन इनकी हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर पॉजिटिव नोट के साथ प्रोग्राम को खत्म करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि डेमोक्रेसी की रिवायत को बरकरार रखा जाएगा और पूरा का जो अपना 5 साल का टेन्योर है वो हुकूमत पूरा करेगी और हमें जो बहरान है उससे भी निकालेगी, माशी बहरान से। और पॉजिटिव नोट के साथ यही कंक्लूड करूंगी कि तमाम तर इदारे अपने डोमेन में काम करेंगे ऑटोनॉमसली। जो इदारों को फंक्शन करने का काम होता है वो भी वैसे ही दुरुस्त तरीके से होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।